नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के कुछ अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों, बतानी है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे खड़गवासला में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। खड़गवासला पुणे में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। खड़गवासला कहाँ है दोस्तों, तो पुणे में है, आप लोग याद रखेंगे। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। दोस्तों, बतानी है कि भारत और चीन के बीच की सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों मैकमोहन रेखा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। भारत तथा चीन के बीच की सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है, तो आप लोग याद रखेंगे मैकमोहन रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है। दोस्तों, बतानी है कि हड़प्पा सभ्यता इनमें से किससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। दोस्तों, बतानी है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन या डॉक्टर वी कुरियन। वी से आप लोग याद रखेंगे वर्गीज। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे। आप सभी को दोस्तों बता दें कि श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे दूध से संबंधित है। और दोस्तों इसके जनक किसे माना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। दोस्तों, बतानी है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। तो आप लोग याद रखेंगे ब्रह्म समाज के। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो आप लोग याद रखेंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों, आप सभी को इसमें से जितने भी विकल्प हैं सभी विकल्प का आप लोगों को संस्थापक के नाम बता देते हैं। आर्य समाज के आप लोग याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, और ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन के आप लोग याद रखेंगे दोस्तों स्वामी विवेकानंद, और प्रार्थना समाज के आप लोग याद रखेंगे आत्माराम पांडुरंग। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन बी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। कौन, राजा राम मोहन राय। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, बतानी है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे सतलज नदी पर, जो पंजाब राज्य में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे किस राज्य में है, तो पंजाब राज्य में सतलज नदी पर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हर्मैटन चलती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन जिसे हर्मैटन कहा जाता है, बतानी है कि यह पवन जिसे हर्मैटन कहा जाता है ये चलती है। इसका दोस्तों डायरेक्शन बतानी है, दिशा बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर हर्मैटन चलती है, जो दोस्तों सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन होती है जिसे हर्मैटन कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, बहती है। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे बेंगलुरु में। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे आर्कटिक महासागर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आर्कटिक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? दोस्तों, बतानी है कि आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रकीर्णन के कारण। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे उसे आइसोटोन कहा जाता है। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आइसोटोन कहा जाता है। न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहा जाता है? आइसोटोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ जाएंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, एक एक प्रश्न आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी है कपास उत्पादन में? दोस्तों, बतानी है कि कौन सा भारतीय राज्य कपास उत्पादन में अग्रणी है? तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। गुजरात राज्य दोस्तों कपास उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन है आप लोग याद रखेंगे गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पैदा हुए बच्चे का श्वसन दर कितना होता है? दोस्तों, बतानी है कि किसी पैदा हुए बच्चे अर्थात नवजात बच्चे का श्वसन दर कितना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रति मिनट 32। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, किसी भी नवजात बच्चे का श्वसन दर कितना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रति मिनट 32, यानी कि 1 मिनट में 32 बार दोस्तों वो श्वसन दर होता है किसी भी नवजात बच्चे का। ऑप्शन है आप लोग याद रखेंगे प्रति मिनट 32। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी ग्रेफाइट। जी हाँ दोस्तों,
ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ग्रेफाइट जो है दोस्तों वो विद्युत और ताप का अच्छा चालक होता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, ग्रेफाइट। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? दोस्तों बतानी है कि भारत के संविधान का भाग जो 3 है किससे संबंधित है, पार्ट 3 किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकारों से। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि वैसे पादप जो पुष्पहीन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्रिप्टोगैम। जी हाँ दोस्तों, पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, क्रिप्टोगैम। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक फ्लॉपी डिस्क में कितने डेटा को स्टोर किया जा सकता था? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी 1.44 MB, यानी कि दोस्तों 1.44 मेगाबाइट तक ही एक फ्लॉपी डिस्क में डेटा को स्टोर किया जा सकता था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर का पुराना स्टोरेज डिवाइस था। आप लोग याद रखेंगे, स्टोरेज डिवाइस था फ्लॉपी डिस्क, जिसमें दोस्तों केवल 1.44 MB तक ही, मेगाबाइट तक ही इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता था। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बतानी है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह, जो दोस्तों सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कौन थे? सिख धर्म के 10वें गुरु। और दोस्तों इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? दोस्तों बतानी है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे, मोस्ले। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। मोस्ले ने दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी को प्रस्तुत की थी। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, मोस्ले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। बतानी है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, चंद्रमा पर स्थित है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि यह चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे, चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो धूल से भरा एक समतल मैदान है। क्या है? धूल से भरा एक समतल मैदान है, जो दोस्तों पुराने ज्वालामुखी विस्फोटों से जमा हुए ठोस लावा के कारण गहरा दिखाई देता है। आप लोग चंद्रमा में देखे होंगे, चांद में देखे होंगे, उसे दोस्तों सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? दोस्तों बताने है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। बारूद में दोस्तों मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक का कारण है? दोस्तों बतानी है कि हीरे की चमक का क्या कारण है? हीरा किस कारण से चमकता है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के छोटे छोटे बुलबुले के गोल होने का कारण है? दोस्तों जैसा कि आप सभी देखे होंगे कि पानी के जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं वो गोल होते हैं। तो बताने हैं दोस्तों कि इसका क्या कारण है? आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव। जी हाँ दोस्तों, पानी के छोटे छोटे बुलबुले के गोल होने का क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे, पृष्ठ तनाव।
ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लंबी दूरी के बेतार संचार वायरलेस के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। दोस्तों बताने की लंबी दूरी के लिए बेतार संचार यानी कि वायरलेस जो होता है दोस्तों, उसके लिए अपेक्षित तरंगे कौन से हैं? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा रेडियो तरंगे। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा रेडियो तरंगे, इसका राइट आंसर होगा। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए वायरलेस के लिए अपेक्षित तरंगे कौन से हैं? तो आप लोग याद रखेंगे रेडियो तरंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि रेडियो तरंग का आविष्कार जी मार्कोनी ने सन 1901 ईस्वी में की थी। आप लोग याद रखेंगे सन 1901 ईस्वी में जी मार्कोनी के द्वारा रेडियो तरंग की खोज की गई थी, आविष्कार किया गया था सन 1901 ईस्वी में जी मार्कोनी के द्वारा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी रेडियो तरंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।